Hey guys, welcome to Beyond Infinity. This is Shubham Srivastava and I am your biology mentor at this platform. अगर मैं तुम्हारे एंट्रेंस की बात करूं, अगर मैं तुम्हारे मेडिकल एंट्रेंस की बात करूं, तो तुम्हें एक बात जान लेनी जरूरी है कि क्लास 11th एंड क्लास 12th ये 2 साल में पढ़ाई गई बातों को तुम्हें याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही वो 2 साल हैं जिनमें पढ़ाई गई बातों को एंट्रेंस में पूछा जाता है। तो क्लास 11th और क्लास 12th में बायोलॉजी के अंदर जिन जिन चैप्टर्स को पढ़ना है उसका डिस्कशन मैं तुमसे आज करने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंदर आज हम लोग क्लास 11th के सिलेबस के ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जब तुम इस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें 11th एंड 12th दोनों साल के पूरे सिलेबस की स्टडी करनी होती है इन डिटेल। मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी के लिए सबसे पहले तुम्हें बेसिक्स को जानना होता है, और ये बेसिक्स जो है तुम्हारा क्लास 9th एंड क्लास 10th था जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब क्लास 11th में जो तुमने जितने भी बेसिक्स अपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखी हैं उनका इन डिटेल स्टडी है, ये क्लास 11th है, ये क्लास 12th। तो चलो शुरू करते हैं। क्लास 11th का सिलेबस तुमसे जब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं तो तुम ध्यान से देखना कि तुम्हें पढ़ना क्या क्या है आने वाले 1 साल में, मतलब 11th क्लास में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। तुम्हें शुरू करना होगा सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड से। पहला यूनिट, पहला चैप्टर है तुम्हारा द लिविंग वर्ल्ड। ये एक ऐसा चैप्टर होगा जिसके अंदर तुम्हें पढ़ना होगा व्हाट इज लाइफ। अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी क्या है, किस चीज का साइंस है, वो एक लिविंग साइंस है। लिविंग साइंस मतलब उसके अंदर हमें लाइफ क्या है इसकी स्टडी करनी है। व्हाट इज लाइफ, लाइफ नहीं होगा तो बायोलॉजी नहीं होगा। तो बायोलॉजी है मतलब लाइफ के ऊपर की स्टडी हमें करनी है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो पहला चैप्टर हमें यही बताएगा कि भाई लाइफ क्या होता है, व्हाट इज लाइफ, इस चीज की स्टडी करनी है हमें इस पहले चैप्टर के अंदर। यहां पे हम देखेंगे कि लिविंग नॉन लिविंग से डिफर किस तरीके से कर जाता है, इस चीज की इन डिटेल स्टडी होगी। इसके बाद इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि अगर कोई चीज लिविंग है तो उसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करें। फॉर एग्जांपल एक आम को हम इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, एंड अगर हम उसके बायोलॉजिकल नेम की बात करें तो हम उसे मैंगीफेरा इंडिका कह देते हैं, है ना। तो हमने उसे मैंगीफेरा इंडिका ही क्यों कह दिया, हमने उसे होमोसेपियंस क्यों नहीं कह दिया, हमने होमोसेपियंस ह्यूमंस को क्यों कहा, इस चीज की स्टडी करनी है हमें पहले चैप्टर के अंदर। पहला चैप्टर जैसे ही हम पढ़ लेंगे हम बहुत सारी बातों को समझ लेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा नेक्स्ट चैप्टर जहां पर हमें पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर मैं बोलूं तो तुम्हें 9th में पढ़ना था, जहां पर तुमने पढ़ा होगा किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, इन सब चीजों के ऊपर स्टडी की थी तुमने। यहां पर जो है यहां पर भी तुम्हें फिर से उन बातों को पढ़ना है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ना है, यहां पर तुम्हें इन डिटेल जाना होगा। आरएच व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की यहां इन डिटेल स्टडी है, जहां पर तुम देखोगे कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, इन 5 किंगडम्स की तुम्हें स्टडी करनी है इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर तुम्हें किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा एंड फंजाई के डिटेल स्टडी करने को दिया जाएगा, एंड किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा। और फाइनली उस किंगडम प्लांटी को तुम्हें चैप्टर नंबर 3 में इन डिटेल पढ़ना है, एंड किंगडम एनिमेलिया को चैप्टर नंबर 4 में इन डिटेल पढ़ना है। किंगडम प्लांटी जहां पर हमें पता है, हमने ऑलरेडी अगर पढ़ रखा है, अगर तुम्हारे दिमाग में ये बातें होंगी लोअर क्लासेस की तो तुम्हें पता होगा कि किंगडम प्लांटी को फिर फर्दर हमने 5 डिवीजन में बांट दिया है ना। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, ये 5 थे। एंड एनिमल किंगडम की बात करें तो उसे हमने 11 फाइलम्स में बांट रखा है। हम शुरू करते हैं कि पॉलीफेरा से सिलेंट्रेटा, देन टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इन 11 की स्टडी करेंगे हम ये किंगडम एनिमेलिया में चैप्टर नंबर 4 में। उसके बाद हम बढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी है फ्लावरिंग प्लांट का। फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स, जो सबसे एडवांस्ड प्लांट्स है, वो चूंकि फ्लावर देता है इसलिए हम एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। तुम इसे एंजियोस्पर्म भी कह सकते हो या फ्लावरिंग प्लांट भी कह सकते हो, तुम जो दिल में आए वो तुम इसे पुकार सकते हो। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, ये 2 फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर चैप्टर है जहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा
कि प्लांट्स में मॉडिफिकेशंस, फॉर एग्जांपल लीफ का मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन, रूट्स का मॉडिफिकेशन, इन सब चीजों की स्टडी तुम्हें करने को मिलेगी यहां पर। फिर तुम्हें इन चैप्टर में तुम्हें पढ़ना होगा टिश्यू के बारे में, प्लांट के टिश्यू के बारे में। तुमने ऑलरेडी पढ़ा था ना कि परमानेंट टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इन सब चीजों की डिटेल स्टडी करनी है तुम्हें फिर यहां पर। एंड आफ्टर दैट इन चैप्टर नंबर 7 जहां है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो यहां पर एनिमल्स का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यहां पर भी टिश्यू की बात हो रही है, एनिमल टिश्यू के ऊपर स्टडी करना है। एनिमल टिश्यू जहां हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, उन सब चीजों का यहाँ पे डिटेल स्टडी है, किस तरीके से आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं और फिर ये हमारे बॉडी के किस किस ऑर्गन्स के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, कौन सा टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है, किस टिश्यू का क्या रोल है, इन सब चीजों की स्टडी तुम्हें करनी होगी इस चैप्टर के अंदर। एंड देन चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमने इस चैप्टर के ऊपर बहुत सारे बातें हमें जानने को मिल रखी है ऑलरेडी। क्लास 8th में हमने इसका इंट्रो देखा था, हमने क्लास 9th में इसका डिटेल देखा था। अब यहां पर अब उससे भी ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां पर हम देखेंगे कि हम सेल को ही यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, हम टिश्यू को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों नहीं कहते, सेल आपस में मिलकर के किस तरीके से उन टिश्यूज का फॉर्मेशन कर रहा है, किस सेल का क्या रोल होता है। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच के डिफरेंस को भी हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। एंड फाइनली हम यूकैरियोटिक सेल्स का पूरा स्टडी करेंगे, जहां पे हम एक एक सेल ऑर्गेनल के ऊपर हमारा स्टडी होगा। हम सेल वॉल को देखेंगे, हम सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, एवरीथिंग हम यहाँ पर हर कुछ देख लेंगे। और इतना देखने के बाद हम बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 9 में हमारी एंट्री होगी। ये एक्चुअली बायोमॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल एक ऐसा टर्म है जो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो तुम्हारे ध्यान में आता है केमिस्ट्री का ये पार्ट है, बिल्कुल केमिस्ट्री का पार्ट तुम इसे कह सकते हो। और यहाँ पे बायो भी लिखा हुआ है, ये बायोलॉजी का पार्ट, तो बिल्कुल ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का मिक्सअप है ये बायोमॉलिक्यूल्स। बेसिकली कह सकते हो बायोमॉलिक्यूल्स बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री का एक पार्ट है, एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री का, एक चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स जो तुम्हें पढ़ना है। यहाँ पर तुम्हें बताया जाए कि इस लिविंग वर्ल्ड में, हम ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मिलते हैं आपस में और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को तैयार करते हैं या फिर उनके लाइफ को सपोर्ट करते हैं। इन चीजों की स्टडी होगी बायोमॉलिक्यूल्स में। अब हम आगे बढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की ओर, जो हमारा 10th चैप्टर है। इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि भैया ये सेल जो है, जो हमने 8th चैप्टर में पढ़ा है, वो डिवाइड किस तरीके से करता है, एक सेल 2 सेल में कैसे चेंज हो जाता है, इसका साइटोप्लाज्म किस तरीके से डिवाइड करता है, और मेन बात ये है कि इसका न्यूक्लियस किस तरीके से डिवाइड करता है। इस चीज को हम यहां पर देखेंगे। हम इसके टाइप्स पर भी डिस्कशन करेंगे कि भैया मियोसिस क्या होता है और माइटोसिस क्या होता है। मियोसिस जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, एंड माइटोसिस जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। इन चीजों की डिटेल स्टडी हम करेंगे चैप्टर नंबर 10th में। यहां पर उम्मीद है तुम्हें ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा, तुम आसानी से समझ जाओगे क्योंकि एक बेसिक्स तुम ऑलरेडी जान रहे हो। हाँ, यहां पर इन डिटेल पढ़ना है ये सही है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होने वाली है। अब जो चैप्टर नंबर 11th है, यहां से तुम्हारा यूनिट चेंज हो जाता है। यहां से तुम्हें पढ़ना होगा प्लांट फिजियोलॉजी नाम का यूनिट शुरू हो जाता है। इस यूनिट के अंदर तुम्हें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहां तक तुम्हें पढ़ना है। मतलब 5 चैप्टर हैं तुम्हें इस यूनिट में। पहला जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इसके अंदर तुम्हें देखना है कि किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू आउट द प्लांट, किस तरीके से मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है इस पूरे प्लांट बॉडी में। लीफ जहां पर खाना बनकर तैयार होता है, फिर उस बने हुए खाने को किस तरीके से प्लांट के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया जाता है, इसकी स्टडी करने को मिलेगी तुम्हें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स नाम के चैप्टर में। देन मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, इस चीजों को देखना है किसमें, मिनरल न्यूट्रिशन नाम के चैप्टर में। डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स जो रूट हमारा सॉइल से खींचता है और उसको लीफ तक पहुंचाया जाता है, इस चीज की स्टडी कर रही है। और ये मिनरल न्यूट्रिशन से जो मिनरल्स मिला उसका फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था
कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्लोरोफिल के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन करवाया जाता है C6H12O6, जहां पर बाय प्रोडक्ट उसके साथ साथ H2O और O2 भी निकलते हैं। ये हमारे लिए भी काफी फायदेमंद है, चूंकि ऑक्सीजन हमें मिलता है और प्लांट्स को तो फूड मिल ही जाता है इस प्रोसेस से। तो कितना इंपॉर्टेंट है, इस छोटे से एक लाइन के डेफिनेशन जो हमने पढ़ रखा है, हमने एक लाइन में इसका इक्वेशन जो पढ़ रखा है, उसको अब पूरे के पूरे एक चैप्टर में हमें यहां पर पढ़ना है। और इसके बाद है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। यहां पर भी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था क्लास 10th में, जहां पर हमें देखने को मिला था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किस तरीके से रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में किस तरीके से रेस्पिरेशन है, इन चीजों को हमने पढ़ा था। और यहां पर प्लांट्स के अंदर जिस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, उस चीजों को हम यहां पर पढ़ लेंगे। एंड फाइनली इन 15th चैप्टर हमें पढ़ना है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये प्लांट किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, मिनरल न्यूट्रिशन कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, तो प्लांट में ग्रोथ तो होगा ही होगा एक समय में। तो वो ग्रोथ किस तरीके से होता है, और एक छोटा सा बीज, एक छोटा सा पौधा बनता है, फिर वो बड़ा बड़ा पेड़ बन जाता है, ये कैसे होता है उसका ग्रोथ, इस चीज की स्टडी करनी है हमें इन चैप्टर नंबर 15th। तो देख रहे हो ये पांचों चैप्टर आपस में एक दूसरे से मिला हुआ है, मिला हुआ लगता है एक जैसा है, इसीलिए हमें इसे एक यूनिट में डाल दिया है, प्लांट फिजियोलॉजी। और लास्ट यूनिट जो है इस क्लास 11th का, वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। हम इंसानों के अंदर जो डिफरेंट वर्क हो रहे हैं, जो भी बायोलॉजिकल फंक्शंस हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम सांस लेते हैं, हमारे अंदर फूड का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, हमारे अंदर 24 घंटे हमारा दिल धड़कता है, और हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, हमारा किडनी हमेशा फंक्शन में रहता है और हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते रहता है, हमारा ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है। इन सब चीजों की स्टडी करनी है, तो देख लें फटाफट कि कौन कौन से चैप्टर से हमें इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में, और हमें पढ़ना क्या क्या है उसके अंदर। तो पहला है भैया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन देखना है कि भाई हम जो फूड लेते हैं वो हमारे अंदर किस तरीके से, किस किस केमिकल्स की मदद से वो डाइजेस्ट होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई फूड का पाथवे पर भी हम नजर डालेंगे कि माउथ में फिर जाता है इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। इस सारी चीजों को हम देखना है यहाँ पर। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज और ये सलाइवरी ग्लैंड जो है, इनका क्या फंक्शन निकल करके आता है, इसके ऊपर भी डिस्कशन हम करेंगे। और कुछ डिजीज के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या क्या डिजीजेज हो सकती हैं डाइजेशन के प्रॉब्लम से, है ना। इन सब चीजों का भी स्टडी है इस चैप्टर में। इस चैप्टर के एंड में, लास्ट में, उसके ट्रीटमेंट पर भी हम एक नजर डालेंगे। देन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किस तरीके से हम एयर को अंदर लेते हैं और किस तरीके से एयर को छोड़ते हैं। क्या हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ये बचपन में कहना सही था, क्योंकि बच्चों को उतनी बातें समझ में नहीं आती, इसलिए हम जूनियर क्लासेस में कह देते हैं कि भाई हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। बट द फैक्ट इज दैट कि हमारे नाक में किसी तरीके का फिल्टर नहीं लगा है जो हमारे इस एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को छान करके अंदर ले लेगा और बाकी सारे गैसेस को बाहर छोड़ देगा। बिल्कुल नहीं, हम पूरा का पूरा गैस अंदर लेते हैं। इस एटमॉस्फेयर में जो भी एयर मॉलिक्यूल्स है, उनका जो मिक्सचर है, उसको हम अंदर लेते हैं। ये सही बात है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन का यूज होता है फूड के ब्रेकडाउन में, तो हम बच्चों को कह देते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन एक्चुअली हम पूरा का पूरा गैस लेते हैं। एंड बाई प्रोडक्ट के रूप में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सो हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेस्पिरेशन करने के बाद बाहर आता है। तो यहां पर उसी चीज की स्टडी है। प्रॉपर हम लंग्स को देखेंगे, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने नॉस्ट्रिल से एयर मॉलिक्यूल्स को अंदर लेते हैं, वो हमारे लंग्स में आता है, एल्वियोलाई के बाद वो हमारे ब्लड में मिल जाता है वो एयर मॉलिक्यूल्स, और ब्लड में जाने के बाद एनर्जी का प्रोडक्शन करता है जब वो सेल्स तक पहुंचता है, और बाई प्रोडक्ट किस तरीके से बाहर आ जाता है। यहां पर भी हम रेस्पिरेशन में किस तरीके के डिजीजेस पॉसिबल हैं, उसका हमें यहाँ पर छोटा छोटा इंट्रो देखना है, उसके ट्रीटमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करना है। मतलब डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेशन हम कह सकते हैं, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स हमारे अंदर है ना,
ब्लड है, प्लाज्मा है, इनकी स्टडी करनी है कि हमारे बॉडी में किस तरीके से फ्लो करता है, और इसे फ्लो करवाने में मदद करता है हमारा ह्यूमन हार्ट। तो हमें इसके ऊपर भी एक डिस्कशन करना है कि भाई ह्यूमन हार्ट क्या होता है, इसके कितने चैम्बर्स हैं, इसके वॉल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, किस रेट से फ्लो करता है, इसके डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, इनके ऊपर भी हमारा डिस्कशन होगा। और ब्लड सेल्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, कितने तरीके के ब्लड सेल्स हैं हमारे अंदर, कितने कितने होने चाहिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये कितने कितने हमारे अंदर होने चाहिए, अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होगा, अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तब क्या होगा, इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे हम 18th चैप्टर में। उसके बाद आएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। जब हम खाएंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होगा तो कचरा भी तो बनेगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट भी तो बनेंगे, और इस एक्सक्रीटरी वेस्ट को ज़रूरत है कि हमारे बॉडी से बाहर कर दिया जाए ताकि हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का पॉइजनस मटेरियल नहीं जमा हो सके। तो इसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रॉपर तरीके से हमारे बॉडी के अंदर है। किडनी है, ये मदद कर रहा है इस काम में, ये हमारे ब्लड को कंटिन्यूअसली फिल्टर कर रहा है, लगातार फिल्टर कर रहा है, और ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल है सबको ये इकट्ठा कर रहा है। तो किडनी के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन हम करेंगे कि किडनी के अंदर, और किडनी का फंक्शनल यूनिट जो नेफ्रॉन है उसका इन डिटेल स्टडी होगा इस चैप्टर के अंदर, और हम देखेंगे कि ये हमारे लाइफ को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। किडनी फेलियर के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा, और उसके ट्रीटमेंट के ऊपर कि किस तरीके से हम हीमोडायलिसिस करके टेम्पररी ट्रीटमेंट करते हैं, या परमानेंट ट्रीटमेंट में हम पूरा का पूरा किडनी को ही ट्रांसप्लांट करते हैं। इन चीज़ों की डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इज द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है? लोकोमोशन, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, मेरा हाथ यहां पर हिल रहा है, दिस इज द मूवमेंट ऑफ माई हैंड। लेकिन अगर मैं यहां से उठ करके अगर मैं उधर चला जाऊं तो दिस इज द लोकोमोशन, मैंने अपना जगह बदल दिया। इन चीजों के बीच के डिफरेंस को यहां पर देखना है। हमें देखना है कि हमारे अंदर कितने बोन्स हैं, बोन्स का क्या रोल है, ये किस तरीके से हमारे मूवमेंट में मदद करते हैं। हम यहां पर देखेंगे हमारे अंदर मसल्स कितने हैं, कौन कौन से मसल्स का क्या क्या फंक्शन है, ये मसल्स किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड किस तरीके से रिलैक्स होते हैं ताकि हमारे बॉडी को मूवमेंट करने में आसानी होती है। हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरो मतलब नर्व सेल और मस्कुलर सेल मतलब मसल सेल, इन दोनों के बीच का जंक्शन, कि किस तरीके से न्यूरॉन का, जब न्यूरॉन के थ्रू मैसेज आता है तो मसल मूव करता है, इस चीज का भी डिस्कशन है। और इसके बाद हम बढ़ेंगे फिर वही न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि हमारे ब्रेन में क्या है भाई, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट किस एक्टिविटी में मदद करता है, उसका क्या रोल होता है, ये सामने निकल करके आएगा इस चैप्टर के अंदर। और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम अपने ब्रेन के कहने पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। हमारा ब्रेन हमें बताता है कि भाई तुम्हें भूख लगा है, तुम जाकर कुछ खा लो। हमारा ब्रेन ही हमारे हार्ट को कहता है कि तुम उधर को। हमारा ब्रेन ही हमें कहता है कि ओ अब तुम्हें बाथरूम जाना चाहिए तो तुम जाओ। हमारा ब्रेन ही कहता है कि तुम अभी इस वक्त वीडियो देखोगे तो तुम देख रहे हो। ये फैक्ट है, हमारा ब्रेन ही हमारे हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। उन चीजों का डिस्कशन है इस चैप्टर में। एंड इन लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 22, जहां पर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है? हार्मोन्स का डिस्कशन है यहाँ पर। हार्मोन्स जो निकल करके आते हैं और हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी से हार्मोन निकलता है, हमारे टेस्टोस्टेरोन का जो सेक्रेशन होता है, जो मेल में दाढ़ी मूंछ, फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन, ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन, और इन सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। पूरे का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पर हमें पढ़ना है, और ये किस तरीके से फंक्शन करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है, इसका इन डिटेल स्टडी है इस चैप्टर में। तो ये था तुम्हारा क्लास 11th का सिलेबस। उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा ये पूरा का पूरा। अगर ये बातें तुम्हें समझ में आई हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और बियॉन्ड इन्फिनिटी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना नहीं भूलना। अपने इस बियॉन्ड इन्फिनिटी के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और डाउनलोड करो। वहां पर हमारी टीम तुम्हें ये मेडिकल एंट्रेंस क्रैक करने में मदद करेगी। हम हमेशा तुम्हें ये वादा करते हैं कि हम तुम्हारे साथ मिलकर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और तुम्हारे इस एंट्रेंस को और आसान बना देंगे। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।